यात्रियों का हंगामा वहां रात 10 बजे तक जारी रहा। उसके बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने गांव की तरफ चल दिए। हम भी मंदिर से निकलकर पहाड़ की दूसरी जानिब एक जगह दरख्तों के नीचे झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। हम अपने साथ चने और गुड़ लाए थे। हम तीनों ने चने और गुड़ खाए, मंदिर के नल पर जाकर बारी बारी पानी पिया और वापस उसी जगह पर आकर छुपकर बैठ गए। हमने भी अपनी घड़ियां मिला ली थी। हमारी तीनों घड़ियों पर वक्त एक साथ आगे बढ़ रहा था। 11 बज गए, फिर 12 बज गए, फिर रात का 1 बज गया। हमें जंगल में छुपकर मुश्किल से मुश्किल हालात में वक्त गुजारने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। हमें न कोई दिक्कत महसूस हो रही थी, न नींद आ रही थी। नींद कमांडो के अपने हाथ में होती है। जहां उसे जागना होता है वो जागता है, वहां नींद उसके करीब भी नहीं फटकती। जहां उसे सोना होता है वो लकड़ी के शहतीर की तरह लेटता है और सो जाता है। फिर उसे दीन दुनिया की खबर नहीं होती और 1 घंटा सोकर 12 घंटे के जगराते की नींद पूरी कर लेता है। इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों को ऐसा ही बनने की जरूरत है, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत हैं, दोस्त कम हैं। इसे दुश्मनों से होशियार रहकर अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। जब रात के ठीक 2:05 हुए तो हम अपनी अपनी घड़ियों की चमकती हुई सुइयों को देख रहे थे। जब सुई ने 5 मिनट जाहिर किए तो हम अल्लाह का नाम लेकर उठे। अपने अपने पिस्तौल हमने 15 मिनट पहले ही चेक कर लिए थे। हम तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, खुदा को याद किया, कलमा शरीफ पढ़ा। मैंने आहिस्ता से कहा, दोस्तों, हम इस्लाम की हुर्मत, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के मिशन पर जा रहे हैं। जिंदा रहे तो पुरानी बारादरी में मुलाकात होगी, मर गए तो अगले जहान में मिलेंगे। दुआ करो कि अगर हमें मरना ही है तो अपने टारगेट को मार कर शहीद हों। अल्लाह बेली। रात के अंधेरे में हम तीनों अपनी अपनी पोजीशनों की तरफ निकल गए। कमांडर को मंदिर की जानिब से पहाड़ी ढलान पर नीचे उतरकर अपने टारगेट के 2 भारतीय फौजियों को फायर करके मारना था। मुझे पगडंडी की तरफ से आकर दूसरे 2 संतरियों को ठिकाने लगाना था। हमने एक दूसरे की पोजीशनों को निगाह में रखते हुए कोयल की आवाज निकालकर फायर करने का वक्त मुकर्रर करना था। कोयल की आवाज के साथ ही कमांडर शेरवान ने अपनी तरफ के 2 संतरियों को मार गिराना था और उसके साथ ही मुझे अपनी तरफ के 2 संतरियों को। हम लोग अंधेरे में भी निशाने पर फायर झोंकने में माहिर थे। हमें अंधेरी रातों में अपने टारगेट पर ठीक निशाना लगाने की तरबियत दी गई थी। मैं अपनी पोजीशन पर जाकर एक बड़े पत्थर की ओट में छुपकर बैठ गया। मुझे जरा नीचे तहखाने के दरवाजे वाली जरा बाहर को निकली हुई चट्टान का चबूतरा साफ नजर आ रहा था। वहाँ 4 संतरी 2 एक जानिब और 2 दरवाजे की दूसरी जानिब अटेंशन खड़े थे। उनकी स्टेन गन्ने उनके हाथों में थीं। मुझे यकीन था कि कमांडर शेरवान ही और हमारा कश्मीरी गाइड कमांडर भी अपनी अपनी पोजीशनों पर मौजूद होंगे। मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10 से 9, 8 और पीछे की तरफ गिनती करने लगा। इससे पहले मैंने अपनी तरफ के दोनों संतरियों को निशाने में लेने की मशक कर ली थी। ठीक जब उल्टी गिनती करते करते मैंने अपने मुंह से कोयल की आवाज निकाली, जैसे बड़ी दूर किसी दरख्त पर कोयल बोली हो। उसके साथ ही मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपनी तरफ के दोनों अटेंशन खड़े भारतीय संतरियों में से पहले एक को पिस्तौल की जद में लिया और ट्रिगर दबा दिया। उसके फौरन बाद मैंने दूसरे संतरी पर फायर किया। मुझे अपने पिस्तौल के फायर की आवाज के साथ 2 और फायरों की आवाज आई। उसके साथ ही दूसरी तरफ के दोनों संतरी भी, एक पीछे को और दूसरा मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। ये दोनों फायर कमांडर शेरवान ने किए थे, जो ठीक टारगेट पर जाकर लगे थे। जैसे ही 4 संतरी गिरे, हम झाड़ियों पर और पत्थरों की ओट से निकलकर नीचे चबूतरे पर आ गए। हमने सबसे पहले गिरे हुए भारतीय संतरियों को चेक किया। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि इन्हें गोलियां कहाँ लगी थी, मगर इनकी नब्ज बंद हो चुकी थी। वो मर चुके थे। हमने उन्हें घसीटकर अंधेरे में एक तरफ डाल दिया और दरवाजे को देखा। दरवाजा लोहे का था और ताला लगा हुआ था। कमांडर शेरवान ने कमीज के अंदर से लोहे का छोटा सा रॉड निकाला, उसे ताले के कुंडे में डालकर अपनी तरफ को झटका दिया। ताला टूट गया। हम अंदर दाखिल हुए। पत्थर की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे एक काफी बड़ा कुदरती गार था, जहां हर किस्म का फौजी असलहा, बारूद और मार्टर गन्नों के गोले और मार्टर गन्ने, ग्रेनेडों के क्रेट और रॉकेट लॉन्चर भारी तादाद में थे। इतना असलहा और गोला बारूद का जखीरा मैंने भारत की किसी छावनी के एमुनिशन डंप में नहीं देखा था। हमारे पास वक्त बहुत कम था। मैंने जेब से स्याह रंग की प्लास्टिक की टेप निकाली, जो चौड़ी स्कॉच टेप की तरह ब्राउन रंग की शक्ल में थी। इस टेप के साथ इंतहाई धमाका खेज मवाद चिमटा हुआ था। मैंने कमांडर शेरवान से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं टेप लगा कर आता हूँ। शेरवान के हाथ में पिस्तौल था। वो दरवाजे के पास ही एक तरफ होकर खड़ा हो गया। तहखाने में मध्यम रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैंने खास मकामात पर धमाका खेज प्लास्टिक की टेप चिपकाई और कमांडर शेरवान के पास तेजी से आकर कहा, निकल चलो, काम हो गया है। हमने दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया और अंधेरे में झुककर चलते हुए ऊपर सड़क की तरफ जाने की बजाय नीचे पहाड़ी के नशेब में उतरने लगे। ढलान उतरने के बाद हमारा रिजर्व कमांडो भी आ गया। कहने लगा, क्या काम हो गया? हाँ, हमारे पीछे पीछे हमें कवर करके चले आओ। हम जितनी जल्दी उतराई उतर सकते थे उतरते चले गए। टीले की ढलान खत्म हो गई। कमांडर शेरवान ने मुझसे पूछा, प्लास्टिक बमों का कितना टाइम रखा है तुमने?
मैंने कहा सिर्फ आधा घंटा। कमांडर शेरवान बोला, मेरे खुदा, ये तो बहुत थोड़ा वक्त है। मैंने कहा मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। कमांडर शेरवान कहने लगा, 20 मिनट अभी हैं, इस दौरान हम काफी दूर निकल जाएंगे। हम तीनों ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम पहाड़ की उतराई उतर चुके थे, फिर एक दर्रे में दाखिल हो गए जहाँ चट्टानों के दरमियान बड़ा तंग और झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता था। अंधेरे में हम झाड़ियां इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़ते चले गए। एक टीले का मोड़ घूमे तो आगे छोटी सी वादी आ गई, जहाँ सितारों की रोशनी में सफेदे के छरीरे छरीरे ऊपर को उठे हुए दरख्तों की कतार नजर आई। कमांडर शेरवान ने कहा, हमें यहाँ रुककर टारगेट के उड़ने का इंतजार करना चाहिए। हम तीनों एक जगह जमीन पर बैठ गए। मेरे हिसाब से प्लास्टिक बमों को फटकर असलहे के सारे जखीरों को तबाह करने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। कमांडर शेरवान और मैं अंधेरी रात में बाएं जानिब दूसरी पहाड़ियों के ऊपर नजरें जमाए हुए थे। अचानक एक खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई, उसके साथ ही जमीन हिलना शुरू हो गई। हम तीनों कमांडोज जमीन पर औंधे होकर लेट गए। हमने सर उठाए हुए थे और अंधेरे में अंदाजे से शिव पार्वती मंदिर की तरफ देख रहे थे। उस तरफ ऐसी चमक पैदा हुई कि हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। फिर एक कड़ाका हुआ और मंदिर की जानिब जैसे पहाड़ फट गया और उसमें से शोले निकलकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। अब एक कयामत आ गई थी। इतने जोरदार धमाके हो रहे थे जैसे पहाड़ियों और टीले फट रहे हों। रॉकेट ऊपर को फायर हो रहे थे, बिजलियां चमक रही थीं, धमाके हो रहे थे। आग के शोलों का रंग कभी सुर्ख, कभी नीला और कभी सफेद हो रहा था। जमीन हिल रही थी। जमीन के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज मुसलसल आ रही थी। जिस टीले के नीचे गोला बारूद का जखीरा फटा था वो रेजा रेजा हो चुका था। उसके साथ शिव पार्वती का मंदिर भी रेजा रेजा हो चुका था। कमांडर शेरवान ने बेख्तियार नारा लगाया, अल्लाह अकबर। उसके जवाब में हमने भी बेख्तियार नारा लगाया। आसमान पर आतिशबाजी का मंजर था। नीले सुर्ख सफेद शोलों ने सारे इलाके को दिन की तरह रोशन कर दिया था। कमांडर शेरवान ने उठते हुए कहा, यहाँ से निकल चलना चाहिए। इस दौरान हमारा चौथा रिजर्व कमांडो भी हमारे पास आ गया था। हम उठे और पहाड़ी की उतराई उतरने लगे। हम तेज तेज उतर रहे थे और झाड़ियां पत्थरों को फलांगते हुए जा रहे थे। ये शॉर्टकट रास्ता था। आधे घंटे में हम पहाड़ी की दूसरी जानिब एक सड़क पर निकल आए। आसमान शोलों से इसी तरह रोशन था। धमाकों की आवाजों से इर्द गिर्द की पहाड़ियों में ऐसी गूंज पैदा हो रही थी जैसे सारे इलाके की पहाड़ियां आतिशफिशां बनकर फट रही हों। अब दूर से मशीन गन फायर की आवाजें भी आने लगी थीं। भारतीय कैंप के फौजी शायद अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। हम सड़क के किनारे किनारे झाड़ियों की ओट में होकर एक दूसरे के आगे पीछे चले जा रहे थे। ये सड़क वही थी जिस पर भारतीय फौजी कैनवॉय एमुनिशन की सप्लाई लेकर श्रीनगर जाया करते थे। सड़क आगे जाकर नीचे उतराई में उतर गई थी। नीचे वादी शुरू हो जाती थी जहां अंधेरा था। किसी किसी वक्त एमुनिशन के फटते गोलों की वजह से आसमान पर चमक पैदा हो जाती थी जिससे वादी एक लम्हे के लिए रोशन होकर हमें रास्ता दिखा देती थी। श्रीनगर की वादी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। हम 2 कमांडो सड़क की एक जानिब और 2 कमांडो सड़क की दूसरी जानिब चल रहे थे। हमारा रिजर्व कश्मीरी कमांडो जिसके पास टेन गन्ने और दस्ती बम थे वो हमसे थोड़ा हटकर इस तरह चल रहा था कि सड़क पर किसी को नजर नहीं आता था। वो खतरनाक सूरत पैदा हो जाने की सूरत में हमारी हिफाजत के लिए हमसे फासला रखकर चल रहा था। अचानक सामने सड़क के मोड़ पर किसी ट्रक की आवाज आई, फिर उसकी बत्तियां नजर पड़ी। हम जल्दी से सड़क किनारे झाड़ियों की ओट में छुपकर बैठ गए। ये एक फौजी ट्रक था जो पूरी रफ्तार से चला रहा था। उसके पीछे एक और ट्रक आ रहा था। हम झाड़ियों में छुपे देख रहे थे। पूरे 4 फौजी ट्रक थे जिनमें फौजी मशीन गन लगाए खड़े थे। ट्रक बड़ी तेजी से आगे निकल गए। ये उस तरफ जा रहे थे जिधर से धमाकों की आवाजें और शोलों की चमक अभी तक आसमान पर बिजली की तरह कौंध रही थी। जब फौजी ट्रक गुजर गए तो हम सड़क को छोड़कर नीचे घाटी में उतर गए। यहाँ से हमारी खुफिया कमीनगाह ज्यादा दूर नहीं थी। जब हम पनाहगाह में पहुंचे तो हमारे मुजाहिद हुर्रियत परस्त साथी जाग रहे थे। वो धमाकों की हल्की हल्की गूंज सुन रहे थे और आसमान पर चमकती रोशनी को देख रहे थे। हमने जाते ही नारा लगाया, अल्लाह अकबर। पनाहगाह नारों की आवाज से गूंज उठी। कमांडर शेरवान ने हम सबको कामयाबी से मिशन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और कहा, अल्लाह की मदद हमारे साथ थी, वरना ये टारगेट इतना आसान नहीं था। अब कम से कम 1 महीने तक यहाँ भारतीय फौज की एमुनिशन की ताज़ा सप्लाई नहीं मिल सकेगी और यही हमारा मिशन था। मैंने इस खदशे का इजहार किया कि भारतीय फौज इस तबाही का बदला श्रीनगर के देहात में कश्मीरी मुसलमानों के घरों को आग लगाकर और मासूम कश्मीरियों को शहीद करके लेगी। कमांडर शेरवान बोला, हमें इसके मुकाबले के लिए भी तैयार रहना होगा। अभी तुम सब लोग सो जाओ, सुबह देखेंगे कि इंडियन आर्मी क्या करती है और हमें इसके जवाब में क्या कार्रवाई करनी होगी। हम तीनों कमांडो वहीं जमीन पर कंबल ओढ़ कर लेट गए। लेटते ही हम नींद की आगोश में चले गए थे। दिन काफी निकल आया था जब कमांडर शेरवान ने अपने गार से निकलकर हमें जगा दिया। उसके साथ एक कश्मीरी कमांडो भी था जिसने स्टेन गन उठा रखी थी। कमांडर शेरवान मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, आखिर वही हुआ जिसका डर था। इंडियन आर्मी की एक यूनिट के फौजी वादी के देहात में मकानों को मार्टर गन्नों के फायर से तबाह कर रहे हैं।
मैंने कहा हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। कमांडर शेरवान बोला हमारे साथ ही नीचे सड़क पर जीप में तैयार बैठे हैं, तुम भी नीचे आ जाओ। मैं उसी तरह उठा, कोने में रखी हुई स्टेन गन उठाई और अल्लाह पाक के नाम का विर्द करता पनाहगाह से निकलकर घाटी उतरकर नीचे कच्ची पहाड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ एक सिविलियन जीप खड़ी थी। इसमें हमारे 5 मुजाहिद आम कश्मीरी शहरियों के लिबास में अपनी लंबी कमीजों के अंदर स्टेन गन छुपाए खामोशी से बैठे थे। वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। कमांडर शेरवान भी दूसरी तरफ से आ गया। मैं और कमांडर शेरवान भी आम कश्मीरी शहरियों के लिबास में थे। कमांडर शेरवान जीप की ड्राइविंग सीट पर और मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। हमने अपना अपना असलहा कश्मीरी कुर्तों के अंदर छुपाया हुआ था। लिबास से हम जंगलाती लकड़ी के कारोबार करने वाले ठेकेदार लग रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। जीप स्टार्ट हुई और तेजी से पहाड़ी सड़क पर नीचे की तरफ जाने लगी। पहाड़ के कुछ मोड़ काटने के बाद हम एक वादी में आ गए। दूर दरख्तों में साथ साथ 2-3 गांव नजर आए। इनमें से धुआं उठ रहा था। फजा में बारूद की बू फैली हुई थी। अचानक दूर से धमाके की आवाज गूंजी। ये मार्टर तोप के गोले का धमाका था। उसके साथ ही एक जगह से धुआं ऊपर को उठा और लोगों के शोर की आवाजें आईं। कमांडर शेरवान ने इस तरफ जीप डाल दी। मैंने कहा वहाँ फौज की नफरी ज्यादा होगी, हमें घात लगानी चाहिए। कमांडर शेरवान ने कहा तुम देखते जाओ। जीप ऊंचे ऊंचे सफेदे के दरख्तों के पास पहुंची तो वहाँ एक तरफ 3 फौजी गाड़ियां खड़ी थी। कमांडर शेरवान ने जीप एक चट्टान के पीछे लाकर खड़ी कर दी। हम छलांगे लगाकर नीचे उतर आए। कमांडर शेरवान ने दूरबीन लगाकर गांव की तरफ देखा, फिर दूरबीन मुझे दे दी और कहा गांव का एक मकान भी नहीं बचा। मैंने देखा कि गांव के तकरीबन सारे मकान जो लकड़ी के थे ढह चुके थे और कुछ मकानों में से धुआं उठ रहा था। 2 फौजी एक तरफ स्टेन गन्ने लिए पोजीशनों में खड़े थे और वक्फे वक्फे से ब्रस्ट फायर कर रहे थे। हमारे कमांडो ने कहा सर ये लोग टीले वाली सड़क से वापस कैंप में जाएंगे, हमें वहां सड़क पर पोजीशनें संभाल कर इनका इंतजार करना चाहिए ताकि इनमें से एक भी भारतीय फौजी जिंदा वापस न जा सके। ये सुनते ही कमांडर शेरवान उठ खड़ा हुआ। ठीक है चलो ऊपर वाली सड़क पर चलें। हम सब लोग यानी 4 कमांडो और 4 हुर्रियत परस्त मुजाहिद जीप में बैठे और जीप पहाड़ी रास्ते पर तेजी से पीछे की तरफ दौड़ने लगी। कोई 10 मिनट बाद हम चढ़ाई चढ़कर पहाड़ी टीले पर एक जगह जीप रोककर उतरे। जीप को सड़क से हटाकर दरख्तों और झाड़ियों में छुपाया। मुजाहिदों ने दस्ती बम, राइफलें और स्टेन गन्ने उठा ली। हमने और कमांडोज ने भी 6-6 दस्ती बम और स्टेन गन्ने ली और सड़क के ऊपर पहाड़ी ढलान पर झाड़ियों के पीछे मोर्चे संभाल कर बैठ गए। सड़क की एक जानिब पहाड़ की ढलान थी, दूसरी जानिब गहरी घाटी थी। हम भारतीय गाड़ियों का इंतजार करने लगे। हमने दूरबीन से गांव के बाहर 2 फौजी ट्रक देखे थे जो ऊपर से खुले थे और उनमें एक फौजी मशीन गन लगाए खड़ा था। मैंने अपने मुजाहिदों को हिदायत कर दी थी कि जैसे ही भारतीय फौजी ट्रक सड़क पर हमारी रेंज में आए उन पर दस्ती बमों की बारिश कर देनी है। उसके साथ ही स्टेन गन्नों और राइफलों का फायर खोल देना है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता मालूम हो रहा था। हम बिखर बिखर कर ढलान के पत्थरों के पीछे पोजीशनें लिए बैठे थे। आखिर हमें दूर से ट्रकों की आवाजें सुनाई दी। मैंने मुंह से कोयल की आवाज निकाल कर सबको अलर्ट कर दिया। फिर पहाड़ी मोड़ पर एक भारतीय फौजी ट्रक नमूदार हुआ। उसके पीछे दूसरा ट्रक था। दोनों ट्रक ऊपर से खुले थे। दोनों ट्रकों में भारतीय फौजी बैठे हुए थे। आगे की जानिब एक फौजी मशीन गन लगाए खड़ा सामने की तरफ देख रहा था। हम पूरी तरह से अलर्ट हो गए। चढ़ाई पर आगे फौजी ट्रकों की रफ्तार हल्की हो गई थी। ये बात हमारे हक में जाती थी। दोनों ट्रकों के दरमियान 15-20 फुट का फासला था। अगला ट्रक जैसे ही हमारी रेंज में आया, मैंने और कमांडर शेरवान ने यक्के बाद दीगरे 3-3 दस्ती बम निकाल कर ट्रक पर फेंके। 6 में से 5 दस्ती बम अगले ट्रक में गिरे और गिरते ही जबरदस्त धमाके से फटे। मैंने एक भारतीय फौजी को उछलकर ट्रक से बाहर गिरते देखा। इस दौरान दूसरे मुजाहिदों ने दूसरे ट्रकों पर दस्ती बमों की बारिश कर दी और साथ ही राइफलों और स्टेन गन्नों के फायर खोल दिए। दोनों ट्रकों में अफरा तफरी मच गई और एक में आग लग गई। भारतीय फौजियों में से 3 फौजी छलांगे लगाकर कूदते देखे गए। इन सब की नफरी 10-11 थी। इनमें 2 ऑफिसर भी थे। इन्होंने भी सड़क पर पोजीशन ले ली और पहाड़ी ढलान पर जहां हम घात लगाए हुए थे मशीन गन के ब्रस्ट फायर करने लगे। मगर वो पहाड़ी के नशेब में थे। हम ऊपर पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। हमने फायरिंग जारी रखी। दस्ती बम भी फेंकते रहे। इतने तेज फायर और दस्ती बमों की बारिश ने भारतीय फौजियों को दूसरी तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। सब मारे गए थे। सिर्फ 3 फौजी जिंदा थे जो सड़क की घाटी की तरफ उतरने की कोशिश कर रहे थे। ये इनकी नालायकी थी। इन्हें भागना ही था तो सड़क पर पीछे की जानिब भागना चाहिए था। उस तरफ वो बहुत जल्द हमारी रेंज से बाहर हो सकते थे, लेकिन वो घाटी में उतरने लगे। उन्हें घाटी में उतरता देखकर कमांडर शेरवान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और हम सब घात में से निकलकर नारे लगाते ढलान से उतरकर सड़क पर आ गए और दाएं बाएं स्टेन गन्नों की बौछारें मारते सड़क के किनारे आ गए। तीनों भारतीय फौजी नीचे चट्टान में झाड़ियों को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। उतराई सीधी थी। हमने ऊपर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते देखते तीनों भारतीय फौजी हमारी गोलियां खाकर वहीं उलट गए और फिर बेजान पत्थरों की
की तरह नीचे गहरी खाई में लुढ़कते चले गए। एक ट्रक पहले से जल रहा था। दूसरे ट्रक को आग नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बॉडी का पिछला हिस्सा उड़ गया था। हमने इस ट्रक में लगी हुई मशीन गन और 4 राइफलें अपने कब्जे में की और इस ट्रक को भी आग लगा दी। वहां से हम जीप में बैठकर वापस रवाना हुए। वादी में आकर कमांडर शेरवान जीप से उतर गया। उसने मुझे भी उतार लिया और बाकी मुजाहिदों से कहा, तुम लोग अपने अड्डे पर जाओ, हम गाँव पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने भाई शहीद हुए हैं। मुजाहिद जीप लेकर खुफिया पनाहगाह की तरफ और हम पैदल ही गांव की तरफ चल पड़े। गांव वहां से बमुश्किल 1.5 फरलांग दूर था। गांव में कोहराम बचा हुआ था। भारतीय फौजियों के मार्टर फायर से सारे मकान मस्मार हो गए थे। कई एक में अभी तक आग लगी हुई थी और देहाती कश्मीरी आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हमें कोई नहीं जानता था। हम आम कश्मीरी लिबास में थे। एक तरफ 2 बूढ़ी औरतें जमीन पर बैठी रोती हुई बैन कर रही थीं। एक बूढ़ा रोते हुए उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हम इन औरतों के पास जाकर बैठ गए। कमांडर शेरवान कश्मीरी जबान में उनसे बातें करने लगा। औरतें और बूढ़ा कश्मीरी उसे अपनी जबान में कुछ बता रहे थे। कश्मीरी औरतों और बूढ़े ने कमांडर शेरवान को बताया कि भारतीय फौजी उनकी जवान बेटी जमीला को उठाकर ले गए हैं। उनके जवान बेटे को शहीद कर दिया है। गांव के 15 आदमी शहीद कर दिए गए थे, जिनमें 4 बच्चे और 2 औरतें भी थी। इन सब की लाशें गाँव की मस्जिद के सहन में पड़ी थी। बूढ़े कश्मीरी ने बताया कि 3 फौजी थे, जिनमें एक कैप्टन था। वो डोगरा था। उन्होंने उनके जवान बेटे को गोली मारकर शहीद कर दिया और जमीला को सबके सामने घसीटते हुए जीप में डाला और अगवा करके ले गए। इनकी बेटी रोती रही, चीखती रही, मगर वहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। गांव के सब जवान शहीद कर दिए गए थे। कमांडर शेरवान ने पूछा कि वो तीनों फौजी किस तरफ गए थे, क्योंकि जिन 2 भारतीय फौजी ट्रकों को हमने तबाह किया था उनके साथ कोई जीप नहीं थी। बूढ़े कश्मीरी ने एक तरफ इशारा किया और कहा, उस तरफ गई थी जीप, उधर कोई भारतीय फौजी छावनी है। या अल्लाह, हम क्या करें, किसके पास फरियाद देकर जाएं? कमांडर शेरवान ने बूढ़े कश्मीरी के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, बाबा, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, कश्मीर की बेटी है। हम उसको भारतीय दरिंदों से छुड़ा कर लाएंगे और इन तीनों भारतीय फौजियों के सर भी काट कर लाएंगे जिन्होंने हमारी बेटी को अगवा किया है। ये कहकर कमांडो शेरवान उठकर मुझे एक तरफ ले गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि कमांडो शेरवान एक सच्चा कश्मीरी मुजाहिद है। वो जो वादा करता है उसे जरूर पूरा करता है। शेरवान ने मुझसे कहा, मेरा अंदाजा है कि जमीला बेटी को डोगरा फौजी गुलमर्ग रोड की तरफ ले गए हैं। वहाँ एक भारतीय फौजी कैंप है। पहाड़ी नाले के किनारे कुछ फौजियों की बैरकें और कुछ फौजी अफसरों के लिए फ्लैट भी बनाए गए हैं। हम जमीला को वहाँ से निकाल कर लाएंगे। मैंने कहा, पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि वो फौजी किस रेजिमेंट के थे और उनका हुलिया क्या था। शेरवान बोला, बूढ़े ने मुझे बताया है कि उनमें एक कैप्टन था। वो डोगरी जबान बोल रहा था और उसके माथे पर सूरज ग्रहण का निशान था। ये निशानियां काफी हैं, बाकी हम खुद मालूम कर लेंगे। हमें अभी गुलमर्ग फौजी छावनी की तरफ चलना होगा। वहाँ से हम वापस अपनी खुफिया पनाहगाह में आ गए। अपने साथियों को अपने नए मिशन के बारे में बताया। तमाम मुजाहिद हमारे साथ चलने के लिए बेचैन थे, मगर ये बड़ा नाजुक मिशन था। इस मिशन पर हम जुलूस बनाकर नहीं जा सकते थे। यहाँ हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना था। कमांडर शेरवान ने साथी मुजाहिदों से कहा, हमें सिर्फ एक और साथी कमांडो की जरूरत होगी और कमांडो हाशिम, तुम हमारे साथ चलोगे। ये वही कश्मीरी कमांडो था जो शिव पार्वती मंदिर वाले एमुनिशन जखीरे के मिशन पर हमें हिफाजती छाता मुहैया करने की खातिर हमारे साथ गया था। ये भी दूसरे कश्मीरी मुजाहिदों की तरह बेहद निडर, दलेर और समझदार कमांडो था और तकरीबन हर मिशन पर हमारे साथ जाया करता था। वो हमारे मिजाज और हमारी हिकमत अमलियों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खुशनसीब हूँ कि अपनी बहन के दुश्मनों से छुड़वाने के लिए छुड़ाने और दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए आपके साथ जा रहा हूँ। शेरवान ने कहा, हम आधे घंटे बाद अपने नए मिशन पर निकल रहे हैं। जो तैयारी करनी है कर लो। गुड़ और चनों का थैला साथ रख लेना। दोपहर का खाना हम जंगल में ही खाएंगे। हमने अपना लिबास वही कश्मीरी शहरियों वाला रखा, सिर्फ अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौलों में नया मैगजीन भर लिया। कमांडो हाशिम ने भी अपना पिस्तौल और कमांडो चाकू कमीज के अंदर छुपा लिया था। मुंह हाथ धोया, 2 नफल अदा करके खुदा से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और फिर हम जीप में बैठकर अपने मिशन पर गुलमर्ग की तरफ जाती रोड की तरफ रवाना हो गए। जीप हमारा एक मुजाहिद चला रहा था। उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि हमें गुलमर्ग रोड पर पहाड़ी नाले वाली भारतीय छावनी या भारतीय फौजी कैंप के पास छोड़ाए। श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जाओ तो चढ़ाई शुरू हो जाती है और सर्दी ज्यादा होने लगती है। ये बाहर का मौसम था, लेकिन गुलमर्ग की जानिब श्रीनगर के मुकाबले में ज्यादा सर्दी पड़ती थी, इसलिए हमने गर्म ऊनी स्वेटर और उसके ऊपर चमड़े की जर्सियां पहन रखी थी। हम अपने साथ कंबल या बिस्तर वगैरह रखने की जरूरत नहीं थी। कमांडो को कंबलों, आरामदेह बिस्तरों की जरूरत नहीं होती। वो बर्फानी इलाकों में भी बर्फ खोद कर अंदर गड्ढा बनाकर रात गुजार लेता है। उसके लिए गर्म स्वेटर, गर्म जर्सी ही काफी होती है। सड़क पर मामूली सी ट्रैफिक थी। जीप सड़क पर बड़ी तेजी से चल रही थी। 1 घंटे बाद हम कश्मीर के हसीन तरीन पहाड़ी इलाकों में से गुजर रहे थे, मगर आज कश्मीर का ये जन्नत नजीर हुस्न उदास था।
उसके हसीन चेहरे से खून बह रहा था और उसके बच्चे अपने वतन की आज़ादी और इस्लाम की जुर्रत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। हमने एक जगह जंगल में बैठकर थोड़े से चने और गुड़ खाया, चश्मे का पानी पिया और दोबारा अपने मिशन की तरफ चल पड़े। मजीद 2 घंटे के सफर के बाद वो छोटा सा पहाड़ी नाला आ गया जो वादी में एक तरफ ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से बहता चला रहा था। ये काफी चौड़ा नाला था और पहाड़ी दरिया लगता था। इसके ऊपर पुल बना हुआ था। ट्रैफिक इस पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ जाती थी। हमारी जीप भी पुल पार करके पहाड़ी नाले के दूसरे किनारे पर आ गई। यहाँ हमें दरिया के किनारे किनारे कुशादा सरसब्ज मैदान में कुछ फौजी बैरकें और पहाड़ी ढलान पर कुछ छोटी छोटी क्वार्टरों जैसी कोठियां दिखाई दी। कमांडर शिरवान ने कहा, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। अब उसने ड्राइवर मुजाहिद से कहा, दोस्त अब तुम जीप लेकर वापस जाओ। ठीक है कमांडर। हम जीप से उतर गए और मुजाहिद ड्राइवर जीप लेकर वापस रवाना हो गया। कमांडो ज्यादा बातें और बहस मुबाहिसा नहीं किया करते। उनका लीडर का ऑर्डर ही उनके लिए काफी होता है। लीडर ने कहा ये काम करना है, कमांडो ने कहा यस सर, और वो काम कर दिया। जीप चली गई तो हम तीनों कमांडो यानी मैं, कमांडर शिरवान और कमांडो हाशिम पहाड़ी नाले के साथ साथ ऊपर की तरफ चलने लगे। मैं अब इस पहाड़ी नाले को दरिया नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे मैदानी इलाकों में दरिया का तस्वुर वो नहीं होता जो पहाड़ी इलाकों में होता है। हम पहाड़ी नाले के साथ साथ छोटे बड़े पत्थरों के दरमियान चलते उस मकाम पर आ गए जहाँ हमारे बाएं हाथ को जमीन ऊंची होनी शुरू हो गई थी। काफी आगे जाकर 3-4 फौजी बैरकें थीं। उनसे आगे 10-12 क्वार्टर नुमा फ्लैट थे। शायद ये फैमिली वाले फौजी अफसरों के लिए बनाए गए थे। फौजी बैरकों के आगे खारदार तारों वाली कोई 5 फुट ऊंची दीवार थी। उससे आगे फौजी कैंप था जहां फौजी गाड़ियां खड़ी थीं और एक जगह क्वार्टर के आगे रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। हम जब भारतीय फौजी कैंप से भी आगे निकल गए तो मैंने कमांडर से पूछा, शेरवान भाई हम कहाँ जा रहे हैं? कमांडर ने कहा, हम अपने एक हुर्रियत परस्त मुजाहिद के यहाँ जा रहे हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा उस वक्त हुर्रियत के जज्बे से सरशार था। कश्मीर का हर घर हुर्रियत पसंदों की आमाजगाह था। ये कश्मीर के बेटे जो मादरे वतन की हुर्मत, आज़ादी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काफिर दुश्मन से कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठी हुई भारतीय फौज से जंग कर रहे थे। इनके वसाइल बहुत कम थे, जबकि भारतीय फौज तरबियत याफ्ता पेशावर फौज थी और उसके पास जदीद तरीन असलहा था। उसके बावजूद कश्मीरी हुर्रियत परस्त की जुर्रत और दलेरी के कारनामों की दूसरे मुल्कों तक धूम मची हुई थी। जिस फौजी को पता चलता था कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हो रही है, उसका चेहरा उतर जाता था, रंग जर्द हो जाता था और उसके घर में मातम की फजा बन जाती थी, क्योंकि कश्मीर के महाज से भारतीय फौजी का जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।